नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार परीक्षा सारथी पर। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल भर्ती की। इस भर्ती को लेकर लगातार कोई न कोई विवाद बढ़ता जा रहा है और क्या कुछ विवाद है और क्या स्थितियां हैं और क्या हो सकता है, इसी पर बात करने के लिए यह सेशन मैं कर रहा हूं। आप सभी से निवेदन रहेगा साथियों कि कृपया पूरे सेशन को ध्यान से सुनिएगा, सारे फैक्ट्स को समझिएगा और एक एनालिसिस करने के बाद ही आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिएगा, क्योंकि सारे तथ्यों को जान लेना, समझ लेना जरूरी है। इससे क्लियर होगा कि क्या कुछ आगे हो सकता है। और लास्ट में आप सभी से एक अपील भी रहेगी इस भर्ती को लेकर, उसे भी जरूर सुनिएगा और विचार करिएगा। और देखिए, ये सेशन इसलिए भी मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस भर्ती पर किसी भी प्रकार का विवाद आगे अब ना बढ़े, ताकि भर्ती हो जाए। क्योंकि अगर एक बार विवाद बढ़ गया, किसी तरह का कोर्ट केस या कुछ ऐसा हो गया, तो फिर सबका नुकसान है। आइए समझते हैं कि तथ्य क्या है और विवाद आखिर क्यों बढ़ा है। सबसे पहली बात तो यह कि आप जानते हैं साथियों कि 16 दिसंबर को जो विज्ञापन उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती का आया था 7,994 पदों का, और फिर जो संशोधित विज्ञापन जारी किया गया, या यूं कह लीजिए कि संशोधन पत्र जारी किया गया है 28 दिसंबर को, जिसमें 26 दिसंबर का डेट मेंशन था। इसमें जो आरक्षित सीटों का आवंटन है उसको लेकर मुख्य रूप से विवाद बढ़ा हुआ है। मामला यह है कि जो अनरिजर्व की सीटें थी 16 दिसंबर को जो जारी की गई थी और जो अब जारी की गई, तो अनरिजर्व की सीटें 960 कम कर दी गई हैं, जबकि ओबीसी की सीटें 717 बढ़ाई गई हैं, एससी की 233 बढ़ाई गई हैं, और एसटी की 10 बढ़ाई गई है और ईडब्ल्यूएस की 7 या 8 सीटें कम हुई हैं। और अभी तो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि भाई जो 50% होता है, जो 27% होता है, जो बाकी परसेंट है, जितना मिलना चाहिए उतना हमने कर दिया। लेकिन यहां पर जाहिर सी बात है कि जिसको नुकसान हुआ है, अनरिजर्व कोटे के जिन छात्रों का, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उससे जुड़े हुए जो छात्र हैं, जो संगठन है, छात्र संगठन, वे अच्छे खासे नाराज चल रहे हैं। और उन्होंने ही दो चीजों की बात कही है, दो चीजें कही हैं। एक बात तो यह है कि इन छात्र संगठनों का कहना है कि सरकार इस संदर्भ में श्वेत पत्र जारी करे, और दूसरा इनका यह कहना है कि यदि सरकार जल्दी श्वेत पत्र जारी नहीं करती है तो हम कोर्ट केस करेंगे और प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। आप देखेंगे कि यहां पर सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि यह जो श्वेत पत्र की मांग हो रही है, आखिर यह श्वेत पत्र क्या है। तो साथियों, आपको बता दें कि श्वेत पत्र एक आधिकारिक सरकारी दस्तावेज होता है जो किसी खास मुद्दे पर विस्तृत जानकारी, आंकड़े, सरकार का पक्ष और समाधान प्रस्तुत करता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि सीधी सीधी बात है कि श्वेत पत्र का मतलब है कि सरकार किसी अपने निर्णय पर, किसी नीति पर, किसी योजना पर और किसी इस तरह के, ठीक है, वैकेंसी पर अपना स्पष्टीकरण जो जारी करे, उसी सरकारी दस्तावेज को श्वेत पत्र कहा जाएगा। यहां पर आप देखेंगे कि छात्र संगठनों का कहना है कि यह बदलाव, जो बदलाव हुआ है, जो सीटें कम की गई हैं अनरिजर्व की, यह बदलाव न तो पारदर्शी है और न ही इसके पीछे कोई स्पष्ट प्रशासनिक कारण सामने आया है। उनका कहना है कि यदि पहले जारी विज्ञापन गलत था तो सरकार यह स्पष्ट करे कि इसमें क्या त्रुटि थी और उस त्रुटि के लिए जिम्मेदार कौन था और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। और यह भी बताया जाए कि नए विज्ञापन में अनारक्षित पदों की संख्या किस आधार पर घटाई गई है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनकी भी मांग अपनी जगह जायज है, क्योंकि इनका यह कहना है कि भाई श्वेत पत्र जारी करके सरकार यह स्पष्ट करे, और मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए, स्पष्टीकरण आना ही चाहिए। इस बात का स्पष्टीकरण कि आखिर 16 दिसंबर को जारी किए गए भाई जो विज्ञापन था, जो आरक्षित सीटें थी, उसमें कौन कसूरवार था, आखिर किसने ये गलती करी थी, अगर गलती थी तो, है ना, किसने ये गलती करी थी और जिसने गलती करी थी उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। क्योंकि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आगे चलकर वो इस तरह की गलतियां फिर करेंगे। और ये तो लेखपाल की भर्ती थी, बात बाहर आ गई, बड़ी भर्ती थी तो ठीक है, नहीं तो आगे चलकर फिर यही गलती करेंगे। तो अगर वो छोटी भर्ती निकली तो उस पर तो कोई आवाज ही नहीं उठाएगा, और बात ही इतने आगे तक नहीं जाएगी तो फिर तो इस तरह की दिक्कतें होंगी ही, है ना। और दूसरी बात यह है कि आप समझिए कि यहां पर
जो भी है स्पष्टीकरण आना ही चाहिए, ये मेरा भी मानना है और ये आप सभी का भी मानना है कि जो भी कसूरवार है उनको इसके लिए भाई कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, स्पष्टीकरण भी आना चाहिए। आगे यहां पर छात्र संगठनों का कहना है कि अगर शीघ्र श्वेत पत्र जारी नहीं किया गया, मतलब स्पष्टीकरण अगर नहीं दिया गया, तो हम कोर्ट केस करेंगे और प्रदेश व्यापी आंदोलन को बाध्य होंगे, ऐसा कहना है। अच्छा भाई, अब स्थिति क्या है जरा समझिएगा पूरी चीज की। ये तो बात हो गई कि छात्र संगठनों की तरफ से क्या कहा जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से अलग अलग टाइम पर जो भर्तियां निकाली गई हैं, मैं आपको कुछ पुख्ता सबूतों के साथ बताने जा रहा हूं कि भाई यूपी ट्रिपल एससी की कई सारी वैकेंसीज में इस तरह की चीजें रही हैं। किसी में अनरिजर्व की सीटें ज्यादा है, किसी में ओबीसी की सीटें ज्यादा है, और ये आज से नहीं, ये पहले से होता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। एक वीडियो में हमने आपको बताया भी था, समझाया भी था कि आरक्षण जो होता है उसका नियम क्या है, उसका रूल क्या है और किस तरह से चीजें होती हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि ये यूपी ट्रिपल एससी की एक भर्ती है ना, ऑडिटर की 1828 पदों की भर्ती है। आप इसमें सीधे तौर पर देख सकते हैं कि ओबीसी को 37.6% सीटें आवंटित हुई हैं, जबकि अनरिजर्व को मात्र 26.6% सीटें। इसी प्रकार से साथियों यहां पर आप देखिए कि एक एजीटीए की वैकेंसी आई थी 2024 में साथियों। इसमें आप देखेंगे कि भैया ओबीसी की सीटों की जो संख्या है ना, ओबीसी की सीटों की संख्या 18.25% है, जबकि अनरिजर्व की 52.6% है। तो आप देखिए ये इसी सरकार की वैकेंसी है और ये हाल ही का मामला है। एक वैकेंसी में दिख रहा है कि अनरिजर्व की ज्यादा है, ओबीसी की कम है। एक वैकेंसी में दिख रहा है कि भैया ओबीसी की ज्यादा है, अनरिजर्व की कम है। और ऐसी दर्जनों भर्तियां हैं यूपी ट्रिपल एससी की, जिसमें कभी अनरिजर्व की सीटें ज्यादा रही हैं, कभी ओबीसी की सीटें ज्यादा रही हैं। मैं आपको एजीटीए के मामले में बता दूं कि जैसे एजीटीए में क्या है कि यहां पर ओबीसी की सीटें कम दिख रही हैं, इसलिए यहां पर है ना एक छात्र है जिन्होंने जो है क्या किया, इस पर केस कर दिया। ठीक है, अब ये केस जो किया हुआ था, रिट जो लगाया हुआ था, इस रिट के बारे में मैं आपको समझा देता हूं कि क्या इस पर ठीक है आया है। ठीक है, एक तरह से डिसीजन कह लीजिए या रिट कैंसिल हुई है, क्यों कैंसिल हुई है ये पूरा बताते हैं। कोर्ट ने मई 2024 में पड़ी एजीटीए के आरक्षण विसंगति संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। ठीक है, तो भैया मई 2024 में एक रिट पड़ी थी कि एजीटीए जो है इसमें आरक्षण संबंधी विसंगति हुई है। आप देखेंगे कि ये याचिकाकर्ता थे राहुल जी। ठीक है, प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। विवाद का विषय क्या था, याचिकाकर्ता ने अधिसूचना संख्या फला को चुनौती दी थी, जिसके तहत तकनीकी सहायक यानी एजीटीए के 3446 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि इस भर्ती में आरक्षण नीति का सही पालन नहीं किया गया है ना। विज्ञापित पदों का विवरण इस प्रकार है, आप देख सकते हैं कि इसमें अनरिजर्व की सीटें ज्यादा है, ओबीसी की कम है। तो याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि इस अधिसूचना को रद्द किया जाए और आरक्षण नीति के अनुसार नई अधिसूचना जारी की जाए। अच्छा भैया, आप ये देख सकते हैं कि ये जो है एजीटीए में आरक्षित सीटों की संख्या थी। ठीक है, जो कि हमने ऑफिशियल डेटा से, मतलब इसका नोटिफिकेशन जो था उससे उठाया है ये स्क्रीनशॉट। अब देखिए, प्रतिवादी है ना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग था, तो इसका पक्ष क्या था? इसका पक्ष यह था कि आयोग के वकील ने स्पष्ट किया कि आरक्षण विज्ञप्ति जो है वो रिक्तियों पर नहीं है ना, आरक्षण विज्ञापित रिक्तियों पर। इनका कहना था कि आरक्षण जो है वो विज्ञापित रिक्तियों पर नहीं, बल्कि विभाग के कैडर स्ट्रेंथ यानी कुल पदों की संख्या पर लागू होता है। और उन्होंने इसके संबंध में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए। इन्होंने कहा कि एजीटीए के कुल 10,559 पद हैं, जिसमें से 5,054 पद पहले से भरे हुए हैं और 5,505 पद खाली थे, जिनमें से 2059 के लिए पहले ही अधिसूचना जारी हो चुकी थी और अब 3,446 पदों के लिए यह नई अधिसूचना जारी की गई है। और है ना, आप देखेंगे कि आगे इन्होंने कहा कि भाई न्यायालय का निर्णय और कानूनी आधार क्या कहता है कि न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आरके सबरवाल बनाम पंजाब राज्य मामले का हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण का प्रतिशत कैडर में पदों की कुल संख्या के आधार पर तय किया जाता है। मतलब यह है कि यहां पर न्यायालय ने आयोग के वकील की तरफ से दिए गए तर्क को सही माना और कहा कि भैया ये क्या होता है कि आरक्षण का प्रतिशत जो होता है वो कैडर में पदों की कुल संख्या के आधार पर तय किया जाता है, न कि केवल वर्तमान में विज्ञापित रिक्तियों के आधार पर। इसलिए कोर्ट ने निष्कर्ष दिया कि भाई चूंकि आरक्षण 10,559 पदों की कुल संख्या पर लागू किया गया है, इसलिए वर्तमान विज्ञापन में अनारक्षित पदों की संख्या अधिक दिखने का मतलब यह नहीं है कि आरक्षण नीति का उल्लंघन हुआ है।
परिणाम न्यायालय ने याचिकाकर्ता के तर्कों को निराधार पाया और रिट याचिका को क्या किया, रिट याचिका को खारिज कर दिया। अब देखिए बात को भाई समझिए, बात को आप समझिए कि जैसे जो भी है ना, मैं कहता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी में अगर किसी भी भर्ती पर आरक्षण को लेकर जो सीटों का विवाद है, किसी भी भर्ती पर अगर एक बार कोर्ट ने ऐसा कोई डिसीजन दे दिया कि भैया यूपी ट्रिपल एससी द्वारा निकाली गई भर्ती को कैंसिल कर दिया, तो यकीन मानिए जो दर्जनों भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी की पेंडिंग है, फिर 1 बाय 1 सभी पर रिट कोई ना कोई लगाएगा, केस करेगा और 1 बाय 1 सारी भर्तियां फंस जाएंगी। ठीक है, फिर किसी का कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। ये होता नहीं है कि होता नहीं है कि ना खेल हम जीतेंगे ना हम खेल जीतने देंगे किसी को, फिर वो वाला हाल हो जाएगा। तो मैं आप सभी से ये अपील करना चाहूंगा, हमारे भाई चाहे ओबीसी से हो, चाहे अनरिजर्व कैटेगरी से हो या किसी अन्य कैटेगरी से हो, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया कोर्ट केस और रिट वगैरह के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। इस वजह से समस्या ये होगी कि भाई एक भर्ती अगर एक बार फंस गई तो जो भर्ती फंसेगी वो तो फंसेगी। जैसे लेखपाल पर आप कोर्ट केस कर दिए, तो मान लीजिए कि अगर इसके पक्ष में फैसला आ गया, ठीक है, अनरिजर्व कोटे के फैसले के पक्ष में फैसला आ गया और लेखपाल भर्ती फंस गई, ठीक है, तो और भी जो दर्जनों भर्तियां वो भी 1 बाय 1 सब फंसती चली जाएंगी। और अगर एक बार कोर्ट में मामला गया तो आप जानते हैं कि फिर इतने जल्दी तो फैसला आता नहीं है, ठीक है, 2 साल 3 साल 4 साल कितना लगेगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया करके किसी कोर्ट केस वगैरह की अभी कोई कोशिश ना करें, इस तरह का किसी प्रकार की चीज ना करें। भले जो चीजें अभी मिली हैं उसी में अपनी लड़ाई को लड़ें, अपना कंपटीशन को देखें, अपनी पढ़ाई को करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक नौकरी चाहिए, एक जॉब चाहिए और वो एक जॉब कहीं ना कहीं मिलने की पूरी संभावना है। सीटों की संख्या थोड़ी कम ज्यादा है तो मान लीजिए कि भाई सब हमारे ही भाई बंधु हैं, सबको मिलेगा, किसी न किसी को तो मिलेगा, किसी का घर तो रोशन होगा, कोई तो अपने अपनों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, अपने सपनों को पूरा करेगा। सब इसी देश के निवासी हैं, सब इसी प्रदेश के निवासी हैं। तो इस तरह की चीजों को थोड़ा सा दरकिनार करके कृपया किसी भी भर्ती को कोर्ट केस वगैरह के चक्कर में, है ना, मत ले जाइए, मत फंसाइए। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उससे भी रिक्वेस्ट आप अपने लेवल पर करिए कि भैया जाने दो, जो हो रहा है होने दो, कम से कम जो भर्ती आई है उसे हो जाने दो। अगले साल इलेक्शन है 2027 में, तो उस वजह से थोड़ी भर्तियां इधर तेज आ रही है, नहीं तो इतनी भर्तियां आती कहां है। और उस वजह से थोड़ा सा आयोग तेजी में अपना थोड़ा काम कर रहा है। तो ये पूरी संभावना है कि इलेक्शन के पहले हजारों लोगों को इसी बहाने नौकरी मिल जाएगी। तो मिलने दीजिए, किसी का घर रोशन होने दीजिए, ठीक है। तो मैं फिर अपील करूंगा कि लगे रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए साथियों। और आप अपनी तैयारी के लिए एक बढ़िया कंटेंट, स्टडी मटेरियल और विभिन्न अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस बाय वीके सर से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा जीएस बाय वीके सर, ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों। बाकी इस चैनल पर भी अगर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको हम और भी अपडेट्स देते रहेंगे। इस चैनल पर आपको विभिन्न मटेरियल कंटेंट्स इस प्रकार से अवेलेबल हो जाते हैं साथियों। बाकी आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमने अपना एक पक्ष रखा है, अपना एक विचार रखा है, जो विभिन्न तथ्य हमें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुए हैं वो आपके समक्ष पेश करने का प्रयास किया है। कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो माफी चाहूंगा। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।